हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय एग्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहोगे। आज हम बात करेंगे मर्दा के ए टू जेड बनने वाले क्वेश्चंस जो जेड आईसीआर बीएचयू और सुपरवाइजर के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कि वायु क्षरण के प्रकार। तो वायु क्षरण के प्रकार हैं, पहला सतह स्फुरण और दूसरा उथलन और तीसरा है निलंबन। क्वेश्चन नंबर 52 वेव अपरदन क्या है या वेव क्षरण क्या है? तो वेव क्षरण क्या है? वायु व जल के संयुक्त प्रभाव से अपरदन को क्या कहते हैं? वेव अपरदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 एंथ्रोपोजेनिक अपरदन। तो एंथ्रोपोजेनिक अपरदन पशुओं के द्वारा होने वाला अपरदन, पशुओं के द्वारा होने वाला क्षरण। क्वेश्चन नंबर 54 कि एल्यूवियल मृदा किसे कहते हैं? एल्यूवियल मृदा क्या है? तो एल्यूवियल मृदा क्या है? जल के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बनी मृदा क्या कहलाती है? एल्यूवियल मृदा। क्वेश्चन नंबर 55 एवोलियन मृदा। एवोलियन मृदा क्या है? तो एवोलियन मृदा है वायु के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी मृदा क्या कहलाता? एवोलियन। एक बार फिर से मृदा क्षरण के प्रकार प्राकृतिक और कृत्रिम या त्वरित। भारत में प्रतिवर्ष मृदा का क्षरण कितना होता है? तो भारत में प्रतिवर्ष 16 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा क्षरण भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक क्षरण के कारक कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक क्षरण के कारक जल और वायु प्राकृतिक क्षरण के कारक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित क्षरण के कारक कौन कौन से हैं? तो त्वरित क्षरण के कारक हैं मनुष्य और पशु। वायु के क्षरण के प्रकार। तो वायु के क्षरण के प्रकार सतह स्पर्शन, उथलन और निलंबन। वेव अपरदन या वेव क्षरण किसे कहते हैं? तो वेव अपरदन जल और वायु के संयुक्त रूप से जो अपरदन होता है उन्हें क्या कहते हैं? वेव अपरदन। और एंथ्रोपोजेनिक अपरदन पशुओं के द्वारा होने वाले क्षरण को एंथ्रोपोजेनिक अपरदन। एल्यूवियल मृदा क्या है? कि जल के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी मृदा एल्यूवियल मृदा कहलाती है। एवोलियन मृदा क्या है? वायु के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी मृदा एवोलियन कहलाती है। दोनों ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं। अब आगे आता है 57 नंबर क्वेश्चन कि सतह स्पर्शन
सतह स्परण में किन कणों का अपवर्तन होता है। तो सतह स्परण में 0.5 mm से अधिक व्यास वाले कणों का अपवर्तन या परिवहन वायु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर कि सतह स्परण द्वारा कितने प्रतिशत सतह स्परण द्वारा वायु क्षरण का कितने प्रतिशत क्षरण होता है? तो वो है 3 से 25%। 3 से 25%। क्वेश्चन नंबर 59 उथलन में किन कणों का अपवर्तन होता है? तो उछलन में 0.2 से 0.5 mm वाले कणों का व्यास वाले कणों का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें कि उथलन के द्वारा वायु क्षरण का कितना प्रतिशत क्षरण होता है? कितना प्रतिशत क्षरण होता है? तो सबसे अधिक, अगर वायु क्षरण की बात करें तो सबसे अधिक क्षरण किसके द्वारा होता है? तो वायु क्षरण सबसे अधिक उछलन के द्वारा होता है। लगभग 75% क्षरण उछलन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें कि निलंबन क्षरण में कणों का आकार। तो निलंबन क्षणों में कणों का आकार कितना होना चाहिए? 0.1 mm व्यास वाले से 1 mm या इससे कम व्यास वाले कणों का। पूछा जाता है कि हजारों किलोमीटर दूर वायु क्षरण की कौन सी अवस्था के द्वारा कण हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं? एक बार फिर से कि वायु क्षरण की किस अवस्था के द्वारा मर्दा कण हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं? तो वह कौन सी अवस्था है? निलंबन अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि निलंबन से कितना प्रतिशत वायु क्षरण होता है? तो सबसे कम क्षरण किसके द्वारा होता है? निलंबन के द्वारा। कितना प्रतिशत होता है? 3 से 5%। अब आपको ये बात बताता हूं कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब यह तो मैं बता दें कि किससे कितना प्रतिशत होता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वायु क्षरण की कौन सी अवस्था के द्वारा होता है? तो सबसे अधिक क्षरण
उछलन के द्वारा होता है और सबसे कम किसके द्वारा होता है, निलंबन के द्वारा होता है। और वो क्वेश्चन कि वायु चरण की कौन सी अवस्था के द्वारा मर्दा कण हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, निलंबन होगा। वायु चरण में ये 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सतह वायु चरण कितने प्रकार का होता है, तो वायु चरण 3 प्रकार तक का होता है। कौन कौन सा, सतह स्परण, उछलन और निलंबन। बात करें कि सतह स्परण में कणों का आकार, तो सतह स्परण में कणों का आकार 0.5 mm से अधिक है। और सतह स्परण के द्वारा कितना प्रतिशत अपरदन होता है, तो लगभग 3 से 25% सतह स्परण के द्वारा अपरदन होता है। बात करें उछलन की, तो उछलन में कणों का आकार कितना होता है, तो उछलन में कणों का आकार 0.2 से 0.5 mm व्यास वाले कणों का अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वायु क्षरण की कौन सी अवस्था के द्वारा होता है, तो सबसे अधिक क्षरण उछलन के द्वारा होता है। और कितना प्रतिशत होता है, 75% होता है। अगला क्वेश्चन है कि निलंबन क्षरण में कणों का आकार कितना होता है, तो निलंबन क्षरण में कणों का आकार 0.1 mm वाले कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निलंबन से कितना प्रतिशत वायु क्षरण होता है, तो निलंबन से 3 से 5% वायु क्षरण होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिख लेना कि वायु क्षरण की कौन सी अवस्था के द्वारा सबसे कम क्षरण होता है, तो वो कौन सा है, निलंबन। वो क्वेश्चन एक बार फिर से वो भी लिख लेना कि वायु क्षरण की कौन सी अवस्था के द्वारा मर्दा कण हजारों किलोमीटर दूर स्थानांतरित या हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तो उसका आंसर भी क्या होगा, निलंबन होगा। अब बात करें जल क्षरण में बनने वाले क्वेश्चन। जल क्षरण की सबसे पहला क्वेश्चन है, जल क्षरण की प्रथम अवस्था। तो जल क्षरण की प्रथम अवस्था कौन सी है, बौछार क्षरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा 64, जल क्षरण की कौन सी अवस्था के द्वारा मृदा उर्वरता कम हो जाती है, तो वो कौन सी है, परत क्षरण। अगर बात कर ले तो जल क्षरण की सबसे विनाशकारी अवस्था कौन सी है, परत क्षरण। विनाशकारी इसे विनाशकारी क्षरण या विनाशकारी अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि परत क्षरण के द्वारा एक परत के रूप में मृदा में उपस्थित पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग कर ले जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, कि जल क्षरण की कौन सी अवस्था में छोटी छोटी नालियां बनती हैं और बाद में कृषि क्रियाएं करते समय
नष्ट हो जाती है, नालियां नष्ट हो जाती हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा रील क्षरण। रील क्षरण नोट कर लेना। आप डिस्क्राइब करने वाले, सॉरी, डिस्क्राइब किया हुआ पढ़ने से तो अच्छा कि क्वेश्चन बनाकर पढ़ने वाले अच्छे से याद हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि 27 प्रश्न में किन कणों का अपवर्तन होता है। तो बात कर लेते हैं कि जिन कणों का व्यास 0.5% से अधिक होता है उन कणों का 27 प्रण होता है। और 27 प्रण का कितना, 27 प्रण द्वारा वायु क्षरण का कितने प्रतिशत क्षरण होता है? तो 3 से 25% क्षरण 27% के द्वारा होता है। और उच्छलन में किन कणों का अपवर्तन होता है? तो 0.2 से 0.5 mm वाले कणों का क्षरण होता है। उच्छलन द्वारा वायु क्षरण का कितना प्रतिशत? 75%, जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन, निलंबन क्षरण में कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन क्षरण में 0.1 mm वाले कणों का क्षरण होता है। और निलंबन में से कितना प्रतिशत वायु क्षरण होता है? तो 3 से 5% होता है। और सबसे कम होता है। जल क्षरण की प्रथम अवस्था बौछार क्षरण। और जल क्षरण की कौन सी अवस्था द्वारा मृदा उर्वरता कम हो जाती है? परत क्षरण, इसलिए इसे विनाशकारी क्षरण या विनाशकारी अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि परत क्षरण में मृदा में उपस्थित पोषक तत्व एक परत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए विनाशकारी अवस्था। और अगला क्वेश्चन, जल क्षरण की कौन सी अवस्था में छोटी छोटी नालियां बनती हैं जो बाद में कृषि क्रिया करते समय नष्ट हो जाती हैं? उसे हम क्या कहते हैं? रील क्षरण। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मुझे नहीं पता कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, लेकिन अगर आप ये मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन अगर आप नोट कर लिए ना, अगर नोट कर लिए तो आप परीक्षा या एग्जाम देने से एक दिन पहले भी ये पढ़ लिए ना, तो मैं कहता हूँ कि इनमें से लगभग इनमें से ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ये 12वीं की किताबों में नहीं दिया हुआ है, बाहर से भी लिए हुए क्वेश्चन है। 12वीं और 11वीं की किताब में इतने क्वेश्चन इतने नहीं दिए हुए हैं, मैंने बाहर से भी बहुत से क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन नोट कर लेना। अगर नहीं नोट करना तो आपकी मर्जी, मुझे अगर आप करोगे तो आपका फायदा, मेरा कोई फायदा इसमें नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि रील क्षरण की बढ़ती अवस्था कौन सी है? रील क्षरण की बढ़ती अवस्था, तो रील क्षरण की बढ़ती अवस्था कौन सी है? अवनालिका क्षरण। अवनालिका क्षरण सबसे जल क्षरण की सबसे भयंकर अवस्था, क्योंकि सबसे पहले बौछाक्षरण में क्या होता है? जब वर्षा की बूंद गिरती है जमीन पर या भूमि पर तो मृदा के कण तितर बितर हो जाते हैं। बौछाक्षरण में यह होता है। परक्षरण में क्या होता है कि भूमि में उपस्थित या जमीन पर उपस्थित जो पोषक तत्व है उनको परत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है।
और रील चरण में क्या होता है, भूमि पर छोटे छोटे नालियां बन जाती हैं जो कृषि क्रिया करते समय नष्ट हो जाती है। और अवनलिका चरण में क्या होता है, अवनलिका चरण में जो रील चरण में बनी हुई नालियां उनका बढ़ता रूप यानी वो नालियां बड़ी बड़ी हो जाती है, वो कृषि क्रिया करते समय दिक्कत आती है, इसलिए इसे भयंकर अवस्था या खतरनाक अवस्था जल चरण की इसे खतरनाक अवस्था माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि मृदा जल से आप क्वेश्चन देखें, मृदा जल में मृदा जल क्या होता है। मृदा जल, मृदा में जो जल उपस्थित होता है उन्हें हम मृदा जल कहते हैं। मृदा जल कितने प्रकार का होता है, मृदा जल 3 प्रकार का होता है, आर्द्रताग्राही जल, केशीय जल और गुरुत्वीय जल। मृदा जल के प्रकार, तो मृदा जल के प्रकार आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही, दूसरा केशीय और तीसरा गुरुत्वीय, गुरुत्वीय जल। क्वेश्चन नंबर 68, पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है। तो पौधों को कौन सा जल प्राप्त होता है, केशीय जल। पौधे का कितना प्रतिशत भाग जल के द्वारा बना होता है। लगभग 70 से 95% भाग, 70 से 95% भाग किसके द्वारा बना होता है, जल के द्वारा बना होता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें कि गुरुत्व जल के विरुद्ध बहने वाला जल कौन सा है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पौधों को प्राप्त होने वाला जल, कौन सा है, गुरुत्वीय जल। ये इतना बहुत कम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर कि पौधा मुरझाने के बाद अगर उसे पानी दे दिया जाए तो वह वापस हरा हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी मैदानी बिंदु, अस्थायी मैदानी बिंदु। क्वेश्चन नंबर 72 कि पौधा मुरझाने के बाद सिंचाई करने पर वापस हरा नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्थायी मैदानी बिंदु, स्थायी मैदानी बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि पौधे को 100% जल कहाँ प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त
होता है। तो उसका आंसर क्या है? क्षेत्र क्षमता। एक क्वेश्चन है कि प्राप्य जल। प्राप्य जल क्या होता है कि मलानी बिंदु या हम कह सकते हैं अस्थायी मलानी बिंदु एवं क्षेत्र क्षमता के बीच जो जल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राप्य जल। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल कितने दाब पर प्राप्त होता है? तो आर्द्रताग्राही जल -0.30 बार दाब पर। गुरुत्वीय जल कितने दाब पर प्राप्त होता है? कितने दाब पर संग्रहित रहता है? जब प्राप्त होता है संग्रहित रहता है तो कितने पर रहता है? 0.1 से -0.1 से -32 बार तक। केशी जल कितने दाब पर संग्रहित रहता है? तो कितना है? 1-1/3 से -31 बार दाब पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलानी बिंदु पर दाब तनाव कितना होता है? कितना होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? -15 बार। -15 बार दाब पर। क्वेश्चन अगला कि जिंक टेरेस में कितना प्रतिशत डाल होना चाहिए? डाल होना चाहिए। तो जिंक टेरेस में लगभग 3 से 10% डाल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 कि खेत की नमी ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र तो कौन सा है? न्यूट्रॉन नमीमीटर। क्वेश्चन नंबर 80 बालू मृदा की नमी ज्ञात करने हेतु उपयुक्त यंत्र। तो बालू मृदा की नमी ज्ञात करने हेतु उपयुक्त यंत्र कौन सा? टेंशियोमीटर। एक क्वेश्चन और है कि टेंशियोमीटर किस मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है?
तो किस मृदा के उपयोग नहीं है? चिकनी मृदा के लिए। क्योंकि चिकनी मृदा में जब ये टेंशियोमीटर हम देंगे तो चिकनी मृदा इसमें फंस जाएगी, इसकी वजह से ये चिकनी मृदा में काम में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है जिप्सम ब्लॉक विधि किस मृदा में उपयुक्त नहीं है? तो जिप्सम ब्लॉक विधि लवणीय मृदाओं में उपयुक्त नहीं है। लवणीय मृदाओं में, क्योंकि जिप्सम ब्लॉक विधि में अगर हम लवणीय मृदा में मृदा नमी ज्ञात करेंगे तो लवणता जो है उसकी विद्युत चालकता बढ़ा देता है। इसकी वजह से हम जिप्सम ब्लॉक विधि का उपयोग लवणीय मृदा में कभी भी काम में नहीं लेते। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आर्द्रता ग्राही जल कितने दाब पर संग्रहित रहता है। तो आर्द्रता ग्राही जल -31 बार पर -0.31 बार पर संग्रहित रहता है। गुरुत्वीय जल कितने दाब पर संग्रहित रहता है? तो गुरुत्वीय जल -1/3 सॉरी -0.1 से -31 बार तक संग्रहित रहता है। गैसीय जल -1/3 से -31 बार तक संग्रहित रहता है। मलानी बिंदु पर दाब तनाव कितना आता है? तो -15 बार होता है। जिंक टेरेस में कितना प्रतिशत डाल होना चाहिए? 3 से 10% डाल होना चाहिए। खेत की नमी ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तंत्र, तो खेत की नमी ज्ञात करने के लिए न्यूट्रॉन नमीमीटर उपयुक्त माना जाता है। बालू मृदा की नमी ज्ञात करने हेतु उपयोगी यंत्र, तो बालू मृदा की नमी ज्ञात करने हेतु उपयुक्त यंत्र टेंशियोमीटर किस मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो टेंशियोमीटर चिकनी मृदा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। जिप्सम ब्लॉक विधि किस मृदा में उपयुक्त नहीं है? तो जिप्सम ब्लॉक विधि लवणीय मृदा में उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है FYM का CN अनुपात 20:1 होता है और दलहनी फसलों का CN अनुपात भी 20:1 होता है। इसका 20 से 30:1 होता है और सूक्ष्म जीवों का 4 से 9:1 होता है। और मृदा में सबसे कम जीवाणु संख्या के आधार पर बात करें तो और सबसे कम शैवाल और जीवाणु के लिए pH का मान 6 से 7.5 होता है। और मृदा का लाल रंग हीमेटाइट, भूरा रंग मैग्नेटाइट और मृदा का पीला रंग ज़ैंथोइट के कारण। क्वेश्चन अगला है मृदा घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र तो कौन सा? पिकोनोमीटर। और 94 क्वेश्चन कण घनत्व का सूत्र, तो कणों का भार बटा कणों का आयतन। सामान्य मृदा का कण घनत्व 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और
स्थूल घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, स्थूल घनत्व ज्ञात करने का सूत्र तो है शुष्क मृदा का वजन बटा मृदा का आयतन और सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व है। तो सामान्य मृदा स्थूल घनत्व कितना होता है 1.33 ग्राम सीसी। स्थूल घनत्व में हम मृदा का भार लेते हैं और कण घनत्व में हम कण का भार लेते हैं। मृत्तिका या सबसे महीन मृदा कौन सी है? मृत्तिका कले। कणों का आकार 0.02 mm से कम और सिल्ट के कणों का आकार 0.02 से 0.02 mm 0.02 से 0.002 mm तक। बालू के कणों का आकार, तो बालू के कणों का आकार कितना होता है 0.2 से 2 mm तक। 98, 99 और 100। यह मृदा से बनने वाले आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको ये वीडियो या पर्सन आपको ये क्वेश्चन आपको पसंद है तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।